हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीलॉग। बात करते हैं कल के जो बाई इलेक्शंस हुए उस हवाले से। रात भर जो है वो रिजल्ट्स आते रहे और फिर हमने देखा कि टीवी चैनल्स जो है वो भी कंटिन्यूसली जो है वो रिजल्ट्स दिखाते रहे। एक डिबेट जो है वो अब जारी है रिजल्ट्स आने के बाद, जिसपे जहां नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी मरियम नवाज जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और बल्कि उनके ट्वीट्स भी आए हैं, बड़ी मुबारकबाद दी है नवाज शरीफ साहब ने और उन्होंने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और कारकुनान को मुबारकबाद, और ये शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की मेहनत और बेलौस खिदमत है जिसकी वजह से ये हुआ है। इसके अलावा मरियम नवाज जो हैं वो भी सेलिब्रेट कर रही हैं और उन्होंने भी जो है वो ट्वीट किया है, और बल्कि मैं देख रही थी आज उनकी स्पीच भी, उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि नैरेटिव की सियासत रह गई है, अब सिर्फ नैरेटिव की बयानिए की जो है वो बात करें और गवर्नेंस पे कोई ध्यान नहीं है। तो हमने ये प्रूव किया है गवर्नेंस दिखा के इन इलेक्शंस में जो है वो ये साबित हुआ है कि हमारी गवर्नेंस से लोग जो है वो कितने खुश हैं। दूसरी तरफ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सलमान अकरम राजा जो हैं पीटीआई के, उन्होंने रात को जब रिजल्ट्स आ रहे थे तो वो इस पे सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हरीपुर से उमर अयूब साहब के हल्के में पीटीआई की शानदार कामयाबी, कौम को मुबारक हो। ये कल की बात है जब रिजल्ट्स आ रहे थे उस वक्त। इसी तरह बैरिस्टर गौहर ने भी जो है वो कहा हरीपुर के हवाले से कि टुडे द पीपल हैव स्पोकन एज रेफरेंडम। अब इन इलेक्शंस में 4 सीटों पे तो वो ऑलरेडी पीटीआई जो है वो कंटेस्ट नहीं करी थी, लेकिन हरीपुर में जो है वो एक तगड़ा मुकाबला जो है वो देखा जा रहा था। तो कल रात तक जो पीटीआई वाले सेलिब्रेट कर रहे थे वो आज सुबह जो है उनके ट्वीट बदले बदले जो है वो नजर आए, जब देखा कि हरीपुर की सीट पर भी जो उमर अयूब की जो बीवी हैं वो कंटेस्ट कर रही थी और वो हार जाती हैं और पीएमएलएन के कैंडिडेट जो हैं वो जीत जाते हैं। उसके बाद सलमान अकरम राजा का ट्वीट बदल जाता है। वो कहते हैं हरीपुर में जो रात गए इलेक्शन के नतीजे के साथ किया गया ये कौम के चेहरे पर तमाचा है, वोट को बार बार बेवकूफ़ करके हमें यकीन दिलाया जा रहा है कि हम महकूम हैं और झूठ और फरेब हमारा मुकद्दर है। इसी तरह बैरिस्टर गौहर ने भी कहा दिस वुड बी अ ग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, नो नीड टू काउंट द वोट्स, जस्ट प्रिंट आउट द रिजल्ट फ्रॉम अ कंप्यूटर। तो कल रात तक जो उनको लग रहा था कि हरीपुर में NA18 में जो है वो जीत गए हैं, उनकी लीड है, बल्कि बताया जा रहा था कि 25,000 वोटों की जो है वो उनकी लीड है, वो हमने देखा कि तब्दील हो गई और सुबह जो है वो PMLN हरीपुर की सीट से भी जो है वो जीत गई। तो काफ़ी सरप्राइजिंग जो है वो ये रहे रिजल्ट। सरप्राइजिंग इसलिए भी कि चलें मान लिया जाए कि पंजाब में जो है वो PMLN का एक बयानिया है कि वहाँ पे उन्होंने जो है वो काम किया है मरियम नवाज़ ने, और वहाँ जैसे कि मैंने कहा कि पीटीआई तो 4 सीटों पे वैसे ही कंटेस्ट नहीं कर रही थी, तो ठीक है वहाँ पे जो है वो वो PMLN जो है वो जीत गई। लेकिन हरीपुर में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या बदल गया, ऐसी कौन सी कारकर्दगी जो है वो नून लीग की थी वहाँ पर, और कि उमर अयूब जो इतने सालों से जो है वो नहीं हारे, वहाँ पर जो है वो नून लीग जीत गई। कौन सी ऐसी पीटीआई की सपोर्ट वहाँ पर बदल गई, ऐसा कैसे वोटर शिफ्ट जो है वो नज़र आ गया कि ये सीट जो है वो उमर अयूब की वो हाथ से निकल गई। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि वही हुआ जो 2024 में हुआ था, क्योंकि पीटीआई जो है एक दफ़ा दोबारा एलिगेशंस लगा रही है कि फॉर्म 45 के मुताबिक तो 75-80% जो है वो हम आगे थे और हम जीत रहे थे। 25,000 वोटों की जो है वो लीड थी, जिसको शिकस्त में जो है वो बदल दिया गया। अब बात यह है कि टीवी चैनल्स पे भी वही प्रोमिनेंट लीड जो है वो नज़र आ रही थी। 3-4 हज़ार वोटों की लीड जो है वो देखी जा सकती थी पीटीआई की, लेकिन एकदम से जो है ये लीड फिनिश हो गई और फिर लीड ख़त्म होने के बाद हमने देखा कि एकदम से PMLN के कैंडिडेट्स जो हैं वो आगे नज़र आए। तो ये रिजल्ट जब कल आ रहे थे तो 2024 की जो है वो याद आ रही थी कि किस तरह 2024 में एग्जैक्टली जो है वो यही देखा गया। आपको याद होगा रेहाना डार की सीट जिसपे वो एक बड़े मार्जिन से जो है वो आगे थी, और फिर एकदम से क्या होता है कि रिजल्ट आना बंद हो जाते हैं और फिर उसके बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो बिल्कुल शॉकिंग और ऑपोजिट रिजल्ट्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं। तो ये 2024 में जब हुआ टीवी चैनल्स पे बहुत सारे जर्नलिस्ट जो कि उस वक्त इलेक्शन ट्रांसमिशन कवर कर रहे थे, उन्होंने हमारे पॉडकास्ट में जो है आके इस बात का इजहार किया और कहा कि हम खुद शॉक थे जब हम रिजल्ट्स अनाउंस कर रहे थे, थोड़ी देर में रिजल्ट्स आना बंद हो गए और फिर कहा गया कि सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन रिजल्ट्स दे रहा है सिर्फ वो रिजल्ट जो है वो दिखाए जाएं, और फिर इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स हमने देखा कि काफ़ी देर तक आना बंद हो गए और फिर उसके बाद बीच रात को जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो वो बिल्कुल शॉकिंग रिजल्ट्स थे और बिल्कुल जो है वो तब्दील हो चुके थे। तो अब वापस से फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की जो है वो बात हो रही है और पीटीआई ने कहा कि फॉर्म 45 के तहत तो हम जीत गए, हमारी लीड थी, लेकिन फॉर्म 47 के जरिए जो है वो इन रिजल्ट्स को तब्दील कर दिया गया। 2024 में भी कहा गया था कि इसी तरह टीवी चैनल्स पे दबाव था कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रिजल्ट्स हैं सिर्फ वही दिखाएं, और कल भी हमने इसी तरह
जो है वो देखा कि एक पीटीआई की लीड थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है जिसको ख़त्म कर दिया गया, और फिर पीएमएलएन की लीड जो है वो नज़र आने लगी और पीएमएलएन जो है वो ये सीट जीत गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ही जो है वो हुआ होगा। अब मामला ये है कि 2000 जिस तरह 2024 की तरह रिज़ल्ट कुछ भी हो, आप उसको पेपर पर सिर्फ तब्दील करने की ज़रूरत है और फिर कोई कुछ भी जो है वो नहीं कर सकता। क्या हो सकता है अगर 100 जो है वो वोट हैं, आप उसको जो है वो 1 ज़ीरो और लगा दें और आप उसको 1000 कर दें अगर इलेक्शन कमीशन अपने रिजल्ट्स पर, तो कोई क्या ही जो है वो कर लेगा। इलेक्शन कमीशन कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है वो सब जानते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आप लेके जाएंगे, उसके कानून बदल दिए हैं, रिटायर्ड जजेस जो हैं वो वहाँ पर बैठे हैं। जुडिशरी की तो आप क्या ही बात करें, जुडिशरी पे जो एग्जीक्यूटिव का असर रसूख है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है, खासतौर पर 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद। रिजल्ट्स को तब्दील करना हो तो ये बहुत वक्त के साथ जो है ये बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल जो है वो इसका तरीका हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन जो चाहे अपनी वेबसाइट पर डाल सकता है और कोई कुछ भी जो है वो नहीं कर सकता। सभी कंट्रोल्ड है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हो, चाहे जुडिशरी हो। फॉर्म 47 का जो नया तरीका निकाला गया है उसके ज़रिए आपके लिए ये काम जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है। ये हाल हो गया है हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का। आप ये बात तो करते हैं जो है वो बड़े जमहूरी हैं और डेमोक्रेटिक हैं और आपके वोट की जो है वो बड़ी इज्जत है, आपके वोट में जो है वो बहुत बड़ी पावर है, लेकिन टाइम एंड अगेन आवाम को, लोगों को ये एहसास दिला दिया जाता है कि आपके वोट की कोई भी जो है वो औकात नहीं है। वो सिर्फ इतनी ही है कि एक पेपर पे जो है वो नंबर डाल के उसको तब्दील कर दिया जाता है, क्योंकि वोट ज़ाहिर इसलिए डाला जाता है, लोग इस उम्मीद से डालने आते हैं कि वो अपनी मर्जी का कैंडिडेट जो है वो चूज़ करेंगे। लेकिन इन द एंड जो रिजल्ट्स निकलते हैं या फिर रिजल्ट्स को तब्दील कर दिया जाता है वो अब इतना आसान और सिंपल हो गया है कि उसमें ज़्यादा मेहनत करने की और ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो ये नया तरीका जो है इसके बाद लोग ज़ाहिर डिसअपॉइंट ही होंगे, और जो टर्न ओवर है वो जिस तरह का हमने देखा लाहौर में, इसी तरह के टर्न ओवर नज़र आएंगे, क्योंकि लोग अब बिल्कुल ये यकीन कर चुके हैं कि वो वोट किसको भी डालें निकलता किसी और को ही है, तो फिर फ़ायदा ही क्या वोट डालने का, क्यों हम जाएं और अपना टाइम ज़ाया करें और वोट डालें। इसके अलावा जी बॉलीवुड के लिए आज एक बड़ा ही दुख का दिन है, एक बड़ा लॉस जो है वो देखा गया बॉलीवुड इंडस्ट्री में, ख़ासतौर पर उन फैंस के लिए, उन लोगों के लिए जो कि हमसे पहले की जो है वो जनरेशन है, उन्होंने जो है वो बहुत क्लोजली इनकी फ़िल्मों को देखा और सराहा, और एक यादें इनकी फ़िल्मों से, इनकी गानों से, इनके कैरेक्टर से जो है वो जुड़ी हैं। मैं बात कर रही हूँ धर्मेंद्र की, जो कि एक अरसा बीमारी के बाद जो है वो आज इंतकाल कर गए हैं। सो द बॉलीवुड आइकॉन धर्मेंद्र जो है हैज़ पास्ड अवे। अभी पिछले कुछ दिनों में जो है वो हमने देखा था कि उनकी बीमारी को लेकर बहुत सारी जो है वो खबरें आ रही थी, बल्कि कुछ ऐसी खबरें भी आई जब वो अस्पताल में थे, रिकवर कर रहे थे, तो वहाँ के मीडिया ने, न्यूज़ मीडिया ने, सोशल मीडिया ने ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि वो इंतकाल कर गए हैं। और इसको लेकर जो है वो काफ़ी बड़े बड़े जाने पहचाने नाम जो हैं वो उनके कंडोलेंसेस के मैसेजेस जो हैं उन्होंने करना शुरू कर दिए। तो उस पर उनकी फैमिली जो है वो काफ़ी नाराज़ हुई, और हमने देखा उनके जो बच्चे हैं बॉबी देओल, सनी देओल, उन्होंने आके जो है वो नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जो है वो अभी रिकवर कर रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं, और प्लीज़ ये गलत खबरें जो हैं वो फैलाना बंद करें। और फिर वो कुछ दिनों में घर भी जो है वो आ गए। लेकिन आज जो है वो ये बैड न्यूज़ आई, अनफॉर्चुनेट न्यूज़, जहाँ पता चला कि द बॉलीवुड आइकॉन धर्मेंद्र जो हैं ही हैज़ पास्ड अवे। धर्मेंद्र की लाइफ जो है वो ऑब्वियसली मूवी लाइफ जो है वो सबके सामने है, किस तरह से जो है उन्होंने अपनी फिल्मों का आगाज़ किया, और फिर देखते ही देखते इतने सारे कंपेटिटर्स, जहां अमिताभ बच्चन, शम्मी कपूर, राजेश खन्ना जैसे नाम जो थे वो शामिल थे, लेकिन धर्मेंद्र ने जो है वो अपना नाम बनवाया। और कहा जाता है कि कंटिन्यूसली 60 से लेकर 80 की दहाई तक उन्होंने नॉन स्टॉप जो है वो हिट किरदार अदा किए। धर्मेंद्र एक छोटे से लुधियाना के गांव में जो है वो पैदा हुए, सिख फैमिली से जो है वो इनका ताल्लुक था। धर्म सिंह देओल जो है वो इनका रियल नाम था, और लॉन्गेस्ट मूवी करियर जो है वो इनका समझा जाता है, चाहे कॉमेडी हो, रोमांस हो, एक्शन हो, तमाम जॉनराज में जो है वो उन्होंने अपना काम मनवाया है। हाँ, उनको देखकर और उनका जो एक मजबूत जिसामत है उसको देखकर जो है वो उनको ही मैन का जो है वो लक़ब दिया गया, और जिस तरह से एक्शन
मूवीज़ उन्होंने की, उसकी वजह से भी जो है वो उनको ये लक़ब दिया गया ही मैन का। लेकिन उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा कि रोमांटिक रोल्स भी उसी तरह पावरफुली जो है वो निभाए उन्होंने। फिर कॉमेडी मूवीज़ भी उन्होंने की जिसमें उन्होंने अपना नाम जो है वो बनवाया। और ज़ाहिर है देखने में, क्योंकि वो मजबूत जिसामत और टफनेस की वजह से जो है बॉलीवुड ने उनको ही मैन का लक़ब तो दिया, लेकिन उनकी जो मैस्कुलिनिटी थी और जो उनकी टफनेस थी उसमें वो एक तरह से हीरोइक तो थी, लेकिन उसमें भी एक सॉफ्टनेस और एक रोमांस जो है वो उनके कैरेक्टर्स में देखा जा सकता है। एंड देन ऑब्वियसली नो डाउट ही वाज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम हीरोज ऑफ बॉलीवुड। बल्कि एक जगह ये भी कहा जाता है कि दिलीप कुमार ने कहा कि मैं खुदा से पूछूंगा कि आखिर धर्मेंद्र को जो है वो मुझे जो है वो धर्मेंद्र जैसा हैंडसम और गुड लुकिंग क्यों नहीं बनाया। सो कमिंग फ्रॉम अ मैन लाइक दिलीप कुमार, जो कि खुद वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम हीरोज जो हैं वो समझे जाते हैं ऑफ बॉलीवुड। धर्मेंद्र का आगाज़ जो है सफ़र, जो फिल्मी सफ़र है वो बहुत ही सिंपल था। बचपन से ही उनको फिल्मों का शौक़ था, बल्कि दिलीप कुमार की ही एक मूवी देख के वो इतने इंस्पायर्ड हो गए और कि उन्होंने फैसला किया कि वो मूवीज़ ज्वाइन कर लेंगे। फिर फिल्म फेयर मैगजीन का जो पहला टैलेंट हंट प्रोग्राम था उसमें जो है वो उनको सेलेक्ट किया गया और हज़ारों चेहरों में जो है वो उनका चेहरा पसंद किया गया। और उनकी जो फर्स्ट मूवी जो उन्होंने साइन की वो बांधनी थी, लेकिन क्योंकि वो डिले हो गई, उसके बाद जो पहली मूवी उनकी आई वो थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, जिसमें एक छोटा सा रोल जो है वो उन्होंने अदा किया। लेकिन शुरू में ही मीना कुमारी, नूतन जैसी बड़ी हीरोइंस के साथ जो है वो उन्होंने रोमांस किया। और फिर 1966 में फूल और पत्थर जैसी मूवी से उनको एक्शन हीरो का जो है वो खिताब मिला और एज एन एक्शन हीरो जो है वो उन्होंने अपना नाम मनवाया। जैसा कि मैंने कहा कि जब उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया तो शम्मी कपूर भी थे, फिर उसके बाद राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ये तमाम बड़े बड़े नाम आप सोचें जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद थे। लेकिन धर्मेंद्र जो है उन्होंने कंटिन्यूसली 60 से लेकर 80 की दहाई तक वो वाहिद हीरो थे जिन्होंने मुसलसल जो है वो हिट फिल्में दी। और फिर जाहिर है कैसे हम भूल सकते हैं उनकी वन ऑफ द मोस्ट एंड ऑल टाइम फेमस मूवी शोले। और शोले में उनका वीर का किरदार, वीर और जय की जोड़ी जो कि आज तक जो है वो याद की जाती है और कहा जाता है इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मूवीज ऑफ बॉलीवुड सो फार। 1975 में ये मूवी आई फिल्म शोले, और वीर के किरदार ने जो है उनको जो शोहरत दी तो वो अलग ही लेवल की शोहरत जो है वो उनको हासिल हुई। उनका वो सीन जहां वो पानी की टैंकी पे खड़े होकर खुदकुशी करने की जो है वो बात करते हैं, या फिर बसंती के साथ उनका रोमांस उस मूवी में। तो शोले जाहिर है नो डाउट इट टर्न्ड आउट रियली वेल फॉर धर्मेंद्र। इसके अलावा और भी उनकी कई मूवीज़ थी, फूल और पत्ते, सत्याकाम, वन ऑफ द मोस्ट एंड फेमस ऑल टाइम मूवीज़ थी ये भी, चुपके चुपके थी, फिर इसके बाद जिसमें उन्होंने फिर से अमिताभ बच्चन के साथ जो है वो लीड रोल किया था और कॉमेडी रोल था ये। तो कॉमेडी मूवीज़ में भी जो है वो उन्होंने अपना नाम कमाया। सीता और गीता, यादों की बारात, धर्मवीर, फिर पोस्ट 2000 में भी जो है वो उन्होंने कुछ मूवीज़ की और अपने बच्चों के साथ भी उन्होंने कुछ मूवीज़ की, यमला, पगला, दीवाना। 1977 में धर्मेंद्र को जो है वो फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला और 2012 में उनको पद्मा भूषण का अवार्ड मिला, जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है। अपने पूरे करियर में धर्मेंद्र ने तकरीबन 70 हीरोइंस के साथ काम किया, 70 हीरोइंस के साथ, एक से एक बड़ी एक्ट्रेस जो है वो उनके ऑपोजिट कास्ट की जाती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनकी सक्सेसफुल पेयरिंग थी वो हेमा मालिनी के साथ थी और जो बाद में उनकी दूसरी बीवी भी बनी। इनकी मुलाकात 1965 में हुई और जो है जैसा कि मैंने कहा कि उनकी फर्स्ट वाइफ भी थी धर्मेंद्र की, इसीलिए हेमा मालिनी की फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया शादी पे, लेकिन फाइनली दे टाइड द नॉट इन 1980। काफ़ी सारी सुपरहिट फिल्म्स दी धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ, सीता और गीता, राजा जानी, शोले, और फिर शोले में तो उनकी जोड़ी जिस तरह से हिट हुई, शायद ही जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में किसी की जोड़ी इस तरह से हिट होगी। सिर्फ यही नहीं, धर्मेंद्र ने जो है वो पॉलिटिक्स में भी कदम रखा और बीजेपी के एमपी बने राजस्थान से 2005 से लेकर 2009 तक। लेकिन ये स्टेंट जो है ये थोड़ा सा छोटा था ये टाइम पीरियड, और उसमें ज़्यादा धर्मेंद्र ने ज़्यादा
इम्तिहान भी कहा जाता है कि नहीं दिया, ना ज़्यादा पार्लियामेंट में आते थे, ना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे पॉलिटिक्स में, ज़्यादातर अपनी मूवीज़ पे जो है वो उनका ध्यान था। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया कि वो खुद जो है वो मिसफिट थे पॉलिटिक्स में, एंड पॉलिटिक्स इज़ नॉट फॉर इमोशनल पीपल, उन्होंने कहा। तो जैसा कि मैंने कहा कि उनकी लुक और उनकी जो मजबूत जसामत है उससे वो एक एक्शन हीरो के तौर पर, ही मैन के तौर पर जो है वो सामने नज़र आते थे लोगों को, लेकिन असल में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, एक रोमांटिक तबीयत के जो है वो इंसान थे। तो ही सेड कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट फॉर इमोशनल पीपल, इट्स फॉर द थिक स्किन्ड। ये धर्मेंद्र ने कहा जब उनसे सियासत के बारे में पूछा गया। इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी जो है वो धर्मेंद्र के बड़े फैंस हैं और बड़े चाहने वाले हैं, जिनमें पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ भी शामिल हैं। तो मैं पढ़ रही थी, BBC उर्दू ने जो है वो रिपोर्ट किया है, उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र ने एक बार एक वाकया सुनाते हुए कहा, जब नवाज शरीफ इंडिया आए तो इनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इनका ख़ानदान गाड़ी से गुजर रहा था तो मेरे घर के सामने गाड़ी रुकवाई गई। उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों से कहा, देखो ये धर्मेंद्र का घर है। हिट सिनेमा के ही मैन कहने वाले धर्मेंद्र आज 89 साल की उम्र में जो है वो चल बसे हैं। एक बहुत बड़ा लॉस जो है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का हुआ है, बल्कि इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी जो है वो इस हवाले से एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा है, धर्मेंद्र की वफ़ात के साथ इंडियन सिनेमा के एक नुमाया दौर का इख्तिताम हुआ है। इसके अलावा जी, इंडिया का जो पागलपन है वो उरूज पर है और उसमें कोई कमी जो है वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक के बाद एक हर रोज़ जो है वो कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ जाती है कि उनकी जो जंगजू सोच है वो उसकी अक्कासी करती है। अब वजारत दिफा जो है उनके राजनाथ सिंह, उन्होंने एक बयान दिया है और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आज शायद सिंध की सरजमीन इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन तहजीबी तौर पर सिंध हमेशा इंडिया का हिस्सा रहेगा। और जहाँ तक ज़मीन की बात है तो सरहदें बदल सकती हैं, क्या पता कल को सिंध फिर से इंडिया में वापस आ जाए। अब ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, एक थ्रेटनिंग किस्म का बयान जो है वो आ रहा है वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर से। आप सोचें, वो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं और इस किस्म का जो फजूल तरीन और गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो दिया जा रहा है। खैर, पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा हैं उन्होंने इस हवाले से बयान भी जारी किया और उन्होंने कहा कि ये गैर हकीकी, इश्तियाल अंगेज़ और ख़तरनाक हद तक तारीख को मस्क करने की कोशिश है और उसकी सख्त जो है वो मजम्मत की है। और हमारे दफ्तर खारजा ने, और उन्होंने कहा है, उस हिंदुत्वा सोच की अक्कासी करता है ये बयान जो बैनुल अक़वामी कवानीन, तस्लीम शुदा सरहदों की हुर्मत और रियासती खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। अब हम देख रहे हैं कि जब से पाकिस्तान इंडिया का ये रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद से जो भारतीय पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है वहाँ से इस किस्म के सख्त बयानात का सिलसिला जो है वो रुका नहीं है और वो हर थोड़े अरसे बाद जो है वो नज़र आता रहता है। बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो तो ये कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, तो वो हर थोड़े अरसे बाद ये भी जो है वो ख्याल दिलाते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आजकल बिहार के इलेक्शन थे और इलेक्शन के दिनों में ये रेट्रिक जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बीजेपी का, और इस पे इंडिया के अंदर से जो है वो आवाज़ें उठती हैं और उनको तनकीद का जो है वो निशाना भी बनाया जाता है। कहते हैं वहाँ के कुछ लोग, अशोक स्वैन जो है वो लिखते हैं कि चाइना हैज़ टेकन अवे 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स, you could not do anything. Now Modi's defense minister dreams of getting Sindh फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये फजूल तरीन जो है वो बयानिए ये लाते रहते हैं ताकि अपने लोगों को इश्तियाल अंगेज़ी में जो है वो फंसाए रखें, एक जंगजू माहौल में जो है वो फंसाए रखें, और इसी तरह लोगों को इनका ख्याल है कि वो यूनाइट करके जो है वो रख सकते हैं इस नैरेटिव के ज़रिए। प्रवीण स्वानी जो है वो कहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह said borders with Pakistan could change in future with Sindh becoming a part of India. He earlier spoke of getting POK into India. Then the chief of army staff threatened Pakistan, said it should worry about its geography and history. So on one hand, such provocative statements help Pakistan make case of grave threat to its sovereignty from India. Basically वो ये कह रहे हैं कि इस किस्म की बातें करके आप पाकिस्तान को मौका देते हैं कि वो अपना केस स्ट्रॉन्ग करे दुनिया के सामने कि किस तरह उनको इंडिया से जो है वो पाकिस्तान को ख़तरा है। तो इस किस्म के बयानात पे जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया के अंदर से जो है वो तनकीदी आवाज़ें उठती हैं कि इस किस्म के बयानात आप इलेक्शन में अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन करने के लिए आप इस किस्म की जो है वो बातें करते हैं।
बीजेपी की तो कोर आइडियोलॉजी जो है वो हिंदुत्व बेस्ड आइडियोलॉजी है, एक अखंड भारत की जो है वो बात करते हैं और उसी को जो है वो सपोर्ट करते रहते हैं, प्रमोट करते रहते हैं। ऐसे बयानात जिसमें पाकिस्तान को टारगेट किया जाए, एंटी मुस्लिम रेटरिक हो, उसको जो है वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस में बेचते हैं, नेशनलिज्म को जगाते हैं ताकि उनके वोटर्स को जो है वो कंसोलिडेट कर सके। खासतौर पर वो हार्ड लाइन हिंदूज जो कि एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट या एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट जो है वो पसंद करते हैं। कभी वो मुसलमानों के खिलाफ घुस बैठिए जैसे अल्फाज जो है वो यूज़ करते हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में, कभी इलेक्शन कैंपेन्स में कांग्रेस के हवाले से कहते हैं कि ये हिंदुओं से प्रॉपर्टी लेकर जो है वो मुसलमानों में बांटने जा रहे हैं। तो इस किस्म के बयानिए जो है वो लेकर आते हैं ताकि एक एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान बयानिए को जो है वो हवा दी जा सके। और अब जो है वो उनके डिफेंस मिनिस्टर जो है वो इस किस्म की बात करें। अब बात ये है इस जंग के बाद जो है वो मोदी को एम्बैरसमेंट जो है वो इस कदर हुई है इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट के बाद कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह का बयानिया बेचें अपनी आवाम को। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को भी जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें किस तरह पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया को मज़ा चखाया और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं अब तो दुनिया मान रही है। और उसकी सबसे बड़ा प्रूफ जो है वो ये रीसेंट रिपोर्ट है जो कि यूएस कांग्रेस में जो है वो सबमिट की गई है, जिसमें ये माना है कि पाकिस्तान को एक मिलिट्री सक्सेस मिली है ओवर इंडिया। इस हवाले से अब ये एक डॉक्यूमेंटेड जो है ये रिपोर्ट है जो कि यूएस कांग्रेस में जो है वो सबमिट की गई है। और इसी तरह इसी रिपोर्ट को लेकर जो वहाँ इंडिया में जो थोड़ी सेन वॉइसेस हैं उन्होंने भी कहा है कि ये मानना कि ये मिलिट्री सक्सेस मिली है पाकिस्तान को इट इज़ नॉट अ सरप्राइज। ये सब जो है उसको मानते हैं सिवाय मोदी के ज़ाहिर है और बीजेपी के, और वो मुंह छुपाते फिरते हैं। उनके पास कोई प्रूफ्स नहीं है, उनके पास कोई बयानिया नहीं है जो वो अपनी आवाम को बेच सके। और फिर जब कुछ भी नहीं होता देने को दिखाने को तो वो इस किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी जैसी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ले आते हैं ताकि अपनी आवाम को एटलीस्ट कुछ तो जो है वो दें, कोई तो जो है वो बात करे। क्योंकि बार बार एम्बैरसमेंट, बार बार ट्रंप का ये कहना कि इतने जो है वो उनके राफेल गिर गए, इतने जो है वो उनके जहाज़ गिर गए, कभी वो 7 कहते हैं कभी वो 8 कहते हैं। फिर यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट जो सबमिट की गई वो आना, तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया ने जो है वो इसको मान लिया है कि ये जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट रहा उसमें पाकिस्तान का एक अपर हैंड रहा। तो उस एम्बैरसमेंट को छुपाने के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स ऑन एंड ऑफ जो है वो आती रहती हैं इंडिया की तरफ से।